नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है गन्ना मूल्य में वृद्धि, छोटे किसानों की मदद करेगा नाबार्ड बैंक, किसानों ने सीखी वैज्ञानिक खेती, मिस्ड कॉल से मिलेगी जानकारी, गेहूं का समर्थन मूल्य, बकायेदार मिलों को नहीं मिलेगा गन्ना, किसानों की राय से बनेंगी कृषि योजनाएं। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। सरकार और किसानों के बीच गन्ने के मूल्य को लेकर हमेशा जंग छिड़ी रहती है। सरकार हमेशा गन्ने की कीमत में वृद्धि की दुहाई देती है और किसान कम मूल्य होने की बात कहते रहते हैं। फिलहाल भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक वर्ष 2015-16 के दौरान यानी आगामी अक्टूबर और सितंबर के दौरान गन्ने का मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। भारत सरकार का यह कदम गन्ना किसानों के लिए नए साल का नया तोहफा कहा जाएगा। किसान भाइयों, आपको अपनी खेती बाड़ी में प्रायः सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। फसल बर्बाद तो होती ही है, श्रम, समय और पैसा भी बर्बाद होता है। बड़े किसान तो हालात या कुदरत के झटके प्रायः झेल लेते हैं, लेकिन छोटे किसानों को मिलती है सिर्फ मायूसी। इन स्थितियों से छोटे किसानों को उबारने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड सहित दूसरे बैंकों को किसानों की मदद के लिए आगे आने और ग्रामीण इलाकों की तरक्की के लिए ज्यादा निवेश करने पर जोर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आए छोटे किसानों को वित्तीय मदद के लिए तत्पर रहने को बैंकों को कहा गया है। लखनऊ स्थित बायोटेक पार्क अक्सर किसानों में क्षमता विकास के तरह तरह के कार्यक्रम चलाता रहता है। पिछले दिनों हुए एक कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बायोटेक पार्क से जुड़े किसानों ने वैज्ञानिक ढंग से खेती के गुर सीखे। इसके साथ ही कृषि आधारित ग्रामीण लघु उद्योगों जैसे बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि पर भी किसानों को ढेरों जानकारियां दी गईं। भारत सरकार ने किसानों के लिए घर बैठे कृषि संबंधी लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने वाली तमाम योजनाओं की शुरुआत कर दी है। इन्हीं योजनाओं में से एक है टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करना। भारत सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1800-200-1050 जारी किया गया है। इस नंबर पर किसान द्वारा मिस्ड कॉल करने पर एक सप्ताह बाद किसानों के पास संबंधित लोग फोन करके उनसे योजनाओं के लिए जानकारी लेकर पंजीकरण करेंगे। किसानों की सारी जानकारी कंप्यूटर में फीड की जाएगी। इसके बाद किसानों से जरूरी कागजात लेकर योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाएगा। यह काम उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा एक निजी कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी के कर्मचारी ब्लॉकवार जाकर किसानों का पंजीकरण करेंगे और किसानों से जरूरी कागजात जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या खतौनी आदि लेकर किसानों को योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। जब तक कंपनी के प्रतिनिधि नहीं आते, किसान भाई टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान करने पर दबाव बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान में डिफॉल्टर चीनी मिलों के प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को नहीं सुधारा तो उनकी मिलों को आवंटित गन्ना दूसरी चीनी मिलों को दे दिया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यालय पर गन्ना मूल्य भुगतान प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने कहा कि भुगतान में समय का ख्याल न रखने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र और FIR दर्ज करवाकर कार्यवाही की जाएगी। अभी प्रथम किस्त के रूप में 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 14 दिन पूर्व कुल देय 10,138.76 करोड़ रुपए के सापेक्ष 6,545.46 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने अब निर्णय लिया है कि किसानों के लिए बनने वाली योजनाओं में किसानों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किसानों की सलाह से अपने जिले की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। इस नई पहल में हर जिले से कम 500 प्रगतिशील कृषकों की राय ली जाएगी। इसमें से एक जिले से 100 सर्वश्रेष्ठ सुझावों को शासन में भेजा जाएगा। इस काम के लिए फसलवार किसानों का चयन किया जाएगा। इसके तहत धान व गेहूं की खेती करने वाले 300 प्रगतिशील किसान, 50 दलहनी, 50 तिलहनी, 50 सब्जी और 50 गन्ने की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों की सम्मति शामिल की जाएगी। ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की।
किसान भाइयों, गेहूं में तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिन और चौथी सिंचाई बुआई के 80 से 85 दिन की अवस्था पर बाली निकलते समय करें। अनावृत कंडुआ से गेहूं की रोगग्रस्त बाली को सावधानी पूर्वक निकालकर खेत से दूर ले जाकर जला दें, जिससे दूसरी बालियां इस रोग से प्रभावित न हो। गेहूं की खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें। जौ की फसल में निराई गुड़ाई से अच्छी उत्पादकता मिलती है। जौ में दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद तथा तीसरी सिंचाई बुआई के 95 से 100 दिन बाद करें। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में फली बेधक कीट और अर्धकुंडलीकार कीट का प्रकोप होने पर जैविक नियंत्रण के लिए बेसिलस थुरिंजिएंसिस यानी बीटी की कट्स की प्रजाति 1 किलोग्राम अथवा एजाडिरेक्टिन 0.03 WSP की 2.5 से 0.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। उर्द की बुआई 15 मार्च तक पूरी कर लें। उन्नतशील प्रजातियां हैं आजाद उर्द 1, आजाद उर्द 2, टाइप 9, शेखर आदि। तिलहनी फसलों को माहू के प्रकोप से बचाने के लिए डायमेथोएट 30% ईसी की 1 लीटर अथवा मिथाइलोडिमेटान 25% ईसी की 1 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, सूरजमुखी की बुआई 10 मार्च तक पूरी कर लें। संकुल प्रजातियां हैं मॉडर्न और सूर्या। संकर प्रजातियां हैं KVSH1, SH3322, MSFH17, VSF1। बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगोकर छाये में 3 से 4 घंटे सुखाकर बुआई करने से जमाव अच्छा होता है। बीज शोधन के लिए प्रति किलोग्राम बीज को कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम अथवा थीरम की 2.5 ग्राम मात्रा से शोधित करने के बाद ही बुआई करें। किसान भाइयों, वसंतकालीन गन्ने के साथ उर्द या मूंग को सहफसली अपनाएं। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। गेहूं आगरा मंडी में 1590 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1525 रुपए, बरेली में 1590 रुपए और गोरखपुर में 1580 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल आगरा मंडी में 2040 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1950 रुपए, बरेली में 2050 रुपए और गोरखपुर मंडी में 1960 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना आगरा में 3580 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3670 रुपए, बरेली में 3440 रुपए और गोरखपुर मंडी में 3635 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। अरहर आगरा मंडी में 5460 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4740 रुपए और गोरखपुर मंडी में 7170 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सरसों आगरा मंडी में 3500 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3470 रुपए, बरेली में 3475 रुपए और गोरखपुर मंडी में 3540 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव आगरा मंडी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल और गोरखपुर में 2885 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब आइए जानकारियां लेते हैं कुछ प्रमुख सब्जियों के मंडी भाव की। आलू आगरा मंडी में 570 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 545 रुपए, बरेली में 450 रुपए और गोरखपुर मंडी में 585 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज आगरा मंडी में 1640 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1640 रुपए, बरेली में 1375 रुपए और गोरखपुर मंडी में 1690 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। बैंगन आगरा मंडी में 1120 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 780 रुपए, बरेली में 825 रुपए और गोरखपुर मंडी में 1380 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर आगरा मंडी में 1550 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1620 रुपए, बरेली में 1150 रुपए और गोरखपुर मंडी में 925 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। अदरक का भाव आगरा में 2650 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3680 रुपए, बरेली में 3125 रुपए और गोरखपुर में 3700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात फलों के भावों की करें तो सेब आगरा मंडी में 6180 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 5950 रुपए, बरेली में 4875 रुपए और गोरखपुर में 6150 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। केला आगरा मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1780 रुपए, बरेली में 2215 रुपए और गोरखपुर मंडी में 2160 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका।
किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। औसत मंडी भाव और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, एक बहुत पुरानी कहावत है लेकिन है बहुत प्रासंगिक कि बिड़रे जोत पुराने बिया और ताकि खेती छिया बिया। बात बिल्कुल सीधी सी है कि जिस किसान भाई के खेत की जुताई घनी ना हो और उसने उसमें पुराना बीज डाला हो तो समझ लीजिए उसकी खेती नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, यानी उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। यह तो खेती किसानी से जुड़ी हुई एक बात हुई। ऐसी कई अन्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है और हमारा भी यह प्रयास रहता है कि हम आपको समय समय पर नवीनतम जानकारियों से अवगत कराएं। तो इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं लता वर्गीय सब्जियों की खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाई। डॉक्टर साहब, लता वर्गीय सब्जियों का हमारे लिए क्या महत्व है? देखिए, इस वर्ग में जो सब्जियां आती हैं पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें अपेक्षाकृत खनिज पदार्थ बहुत होते हैं और दूसरे भोजन के लिहाज से बड़ी सुपाच्य होती हैं। तो इनमें कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं और प्राय आपने देखा होगा कि बाजार में
वो सभी उपलब्ध रहती हैं, जैसे ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, तरोई, करेला। वैसे तो इस परिवार में लगभग 20 सब्जियों की खेती होती है हमारे यहाँ, लेकिन प्रमुख रूप से बाजार में ये सब्जियां हैं जो कि बाजार में उपलब्ध रहती हैं। और गांव में भी आपने देखा होगा कि अगर किसी ने एक लौकी का पेड़ भी अपने छप्पर पर चढ़ा रखा है तो पूरा मोहल्ला उससे लौकी खाता है, सबके लिए उपलब्ध रहती है। जी डॉक्टर साहब, ये जो लता वर्गीय सब्जियां हैं, अगर इनकी खेती हमारे किसान भाई करना चाहते हैं तो इसके लिए किस तरह की भूमि होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए? देखिए, ये जो सब्जियां हैं जिनकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये वैसे तो किसी भी भूमि में हो सकती हैं, लेकिन अगर बलुई मिट्टी है या दोमट बलुई मिट्टी है या नदी का किनारा जिसको आप कछार की भूमि कहते हैं, ऐसी जगह पर ये जो सब्जियां हैं इनकी खेती बहुत अच्छी होती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर इनकी खेती के लिए हम खेत की तैयारी किस तरह से करें? देखिए, चूंकि हमने आपको बताया कि ये गर्मी की सब्जियां हैं, इसलिए इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमको खेत की तैयारी भी करनी है। मतलब बुआई से लगभग 1 महीने पहले ही इसकी खेत की जुताई करके 2-3 बार जुताई करके उसको अच्छे से बराबर कर लें, और इसी समय 20 से 25 टन जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वो इसमें मिलाना आवश्यक है, क्योंकि भोजन के तौर पर पौधे को कार्बनिक और कार्बनिक दोनों तरह के पदार्थ चाहिए, इसलिए गोबर की जो खाद है इस समय देना बहुत ही आवश्यक है इस सब्जी के लिए। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं कि आप नाली बना लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? चूंकि हमारी जो गर्मी की फसल है इसमें पानी की भी हमको जल्दी जल्दी आवश्यकता पड़ेगी सिंचाई करने की, और इसके अलावा थोड़ी किसान की मेहनत भी इसमें कम हो जाएगी और खर्च भी कुछ कम हो जाएंगे। वो यूं कि हम उत्तर से दक्षिण की दिशा में इसकी नालियां बना लेते हैं, और जो इसकी मेड़ है नाली की, उस मेड़ पर जो भी फसल की संस्तुत दूरी है उस दूरी पर हम बुआई करते हैं, और जो 2 नालियों के बीच की जगह है उतनी दूरी पर उनकी बेल को फैलने देते हैं। इससे क्या होता है कि गर्मी में प्रायः आपने देखा होगा कि पश्चिम दिशा से बहुत तेज आंधी तूफान आता है, उससे ये जो लताएं हैं आपस में उलझ जाती हैं, और उलझने से क्या होता है, इनके जो फूल हैं और कलियां हैं ये टूट जाते हैं। अब ये फसल ऐसी है कि इसमें जितने मादा फूल टूट करके कलियां गिर जाएंगी उतने ही फलों का नुकसान होगा, तो इससे उपज को प्रभावित होगी। इसलिए ये अच्छा तरीका है कि जब सिंचाई करनी हो तो केवल नालियों में पानी हमको दे देना है, जब खाद देनी होगी तो उसी मेड़ के आसपास पौधे के आसपास खाद देनी है, तो इनकी बचत भी होगी, और जहां बेल फैल रही है उनके लिए पर्याप्त स्थान है, उसी दिशा में उनको मतलब उनको हर चीज संतुलित मात्रा में मिल जाएगी। जी, ये वैज्ञानिक तरीका है। इस तरह से अगर करते हैं किसान भाई तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, जब भी कोई हम फसल हो या सब्जियां हो तो उसके लिए कहते हैं भाई प्रजातियां अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको उपज अच्छी मिलेगी। तो लता वर्गीय सब्जियों के लिए किस तरह की प्रजातियों का हमारे किसान भाई चयन करें? प्रजातियों की जहां तक बात है, किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए पहली बात कि बाजार की क्या मांग है, उस मांग के अनुरूप प्रजातियों का चयन करना चाहिए जी। और फिर यह भी देख लेना चाहिए कि गर्मी की प्रजाति है कि बरसात की प्रजाति है। गोल हमारा फल, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लौकी की बात है, गोल फल की ज्यादा बिक्री हो रही है कि लंबे फल की बिक्री हो रही है, क्योंकि इसमें कई तरह की प्रजातियां उपलब्ध हैं। कद्दू में आपने देखा होगा बहुत बड़े कद्दू आकार की भी प्रजातियां हैं, और लंबे कद्दू, हाँ, लंबे और छोटे आकार की भी है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे छोटे से सीमित परिवार में एक फल सब्जी का खरीद करके लाएं, स्वास्थ्य के लिहाज से काटना भी नहीं पड़े और वो घर में पूरा उपयोग भी हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि लौकी इस तरह की हो कि हमारे फ्रिज के अंदर आ जाए जी। तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं, सभी तरह की प्रजातियां उपलब्ध हैं। पहले काफी लंबी प्रजातियां लौकी की चलती थी, कद्दू की बहुत बड़े आकार की चलती थी, लेकिन अब लगभग 800-900 ग्राम की जो लौकी है वो अच्छी बाजार में मानी जाती है। 1.5-2 किलो का कद्दू पर्याप्त साइज है, उस तरह का कद्दू का प्रजातियां उपलब्ध हैं। तो प्रजातियों की बात कर रहे थे, जैसे लौकी में है तो हमारी आजाद हरित और आजाद नूतन, कल्याणपुर लंबी हरी, ये प्रजातियां हमारे यहाँ की बहुत ही प्रचलित हैं। इसके अलावा अगर संकर प्रजातियां करना चाहते हैं तो उसमें पूसा मंजरी है, पूसा मेघदूत है, ये प्रजातियां उपलब्ध हैं। और इसके बाद अगर तरोई की बात करते हैं तो इसमें हमारी आजाद तोरई एक है,
पूसा चिकनी है, ये इस क्षेत्र में काफी प्रचलित हैं। करेला की जहां तक बात है, गर्मी की जो प्रजाति है वो हमारी कल्याण सोना प्रजाति है। इसको खेत में, समतल खेत में इसकी बुआई करते हैं। दूसरी जो प्रजाति है कल्याणपुर बारहमासी, वो बरसात के लिए है, लेकिन इस समय आप कल्याण सोना को इसी तरह से खेत में, समतल खेत में बुआई कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कद्दू की जहां तक बात है, बहुत ही हमारी एक पॉपुलर प्रजाति है आजाद पंपकिन, जो बिल्कुल मांग के अनुरूप ऊपर से हरा, अंदर का जो उसका दल है वो हल्के हरे रंग का है, आकार भी उसी के अनुरूप है, बहुत इसकी मांग है। डॉक्टर साहब, प्रजातियों का जब चयन हमारे किसान भाई कर लें, अब बात आती है बुआई की, तो बुआई किस तरह से करें और कितनी मात्रा में बीज डालें हम? चूंकि हमने अभी प्रजातियों की बात बताई है, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि बीज हम इतनी दूरी पर बुआई करें कि जो पौधे हैं उनकी आपस की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, यानी कि नाली से नाली की दूरी इतनी रहे कि उनको बराबर मात्रा में खाद और पानी सब मिलता रहे। तो लौकी की जहां तक बात है, 2 मीटर की दूरी पर नालियां बनावें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखें। जहां पर आपको बुआई करनी है वहां पर गड्ढा बना करके लगभग 5 किलो गोबर की खाद दे दें और 20-25 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनावें, उसमें ये खाद दे दें। और इसके बाद जो तरोई की बात है या करेले की बात है, तो ये लगभग 1.5 मीटर नाली से नाली की दूरी रहे और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 75 सेंटीमीटर रहे। एक जगह पर 3-4 बीजों की बुआई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए आपके लिए उचित रहेगा क्योंकि अगर गर्मी की बात है, एक बीज में जमाव अच्छा नहीं होता है तो दूसरे बीज में तो हो जाएगा जी। अगर 2 पौधे भी चल जाते हैं तो आप देखिएगा इनमें से कौन सा पौधा अधिक स्वस्थ है, उसी को आगे आप चलने के लिए अलाउ करें, दूसरे पौधे को वहां से हटा सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जिससे कि आप 3-4 बीज एक जगह पर बोएं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, इसी के अनुसार इनकी बीज की मात्रा भी लगती है, जो बीज की दर है इसी के अनुसार है। जैसे कद्दू की बात है, लौकी की बात है, इनमें लगभग 4 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लग जाएगा। और जहां तक तरोई की बात है या करेला है, तो इनका लगभग 3 से 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई करने के लिए बीज पर्याप्त होगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी की जानकारी के बाद आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश के मौसम पर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। पाकिस्तान की ओर से विकसित हो रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम में बदलाव आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित मध्य उत्तर प्रदेश में कल शाम बारिश हुई। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मौसम के इस रुख से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान होने की संभावना है। इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मौसम विभाग के सूत्रों से पता चला है कि आगामी 3 दिनों में बुंदेलखंड व मध्यांचल में घने बादल छाए रहेंगे। 28 फरवरी से 1 मार्च तक प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।